1947 खून और यादों में लिखा एक साल। ब्रिटिश राज के तहत एकजुट भारतीय उपमहाद्वीप फाड़ा जा रहा था। दो देशों भारत और पाकिस्तान का जन्म एक भयानक कीमत पर हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए। धार्मिक हिंसा के बढ़ते ज्वार ने उनके जीवन को उखाड़ फेंका। पंजाब के बीचों बीच अराजकता और नरसंहार के बीच एक छोटा सा गांव था जो अब बंटवारे के जख्मों से जर्जर था। वो गांव जो कभी हिंदू, सिख और मुस्लिम परिवारों के आपसी प्रेम का ताना बाना हुआ करता था, अब अपनी पुरानी पहचान खो बैठा था। डर और अनिश्चितता की बदबू से भरी हवा में चीखों की गूंज और बेघर हुए लोगों का विलाप गूंज रहा था। घर खाली पड़े थे। उन भयावह घटनाओं के मूक गवाह थे जो घट चुकी थीं। बच्चों की हंसी की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था जो आवारा कुत्तों के भौंकने से ही टूटता था। इस टूटे हुए स्वर्ग के अवशेषों के बीच एक घर खड़ा था जो बाकियों से कहीं ज्यादा भव्य और भयावह था। यह 2 मंजिला इमारत थी। इसका कभी चमकदार दिखने वाला मुखौटा अब फीका और फटा हुआ था, जैसे कोई मुरझाया हुआ चेहरा। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर घूर रही थी। उनके शीशे के शीशे बहुत पहले टूटे हुए थे। उनकी जगह लकड़ी के तख्तों का एक चिथड़ा लगा हुआ था। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार जो अब उगी हुई घास के जाल के पीछे छिपा हुआ था। एक भूले हुए युग की कहानियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। यह केवल प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किया गया घर नहीं था। यह एक ऐसे अंधेरे ने निगल लिया था जो डूबते सूरज की छाया से भी ज्यादा गहरा था। गांव वाले इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें उस डर से कांपती थीं जो उस धूल की तरह ही स्पष्ट था जो उनके पैरों के चारों ओर घूमती थी। वे इसे भूत बंगला कहते थे, भूतों का घर। पुराने लोग जिनके चेहरों पर बीते जमाने की यादें अंकित थीं, उस घर के अतीत के भयानक किस्से सुनाते थे। उन्होंने एक अमीर मुस्लिम परिवार, खान परिवार के बारे में बताया जो कभी इसकी दीवारों के भीतर रहता था। मुखिया जो आंखों से देखता हुआ एक सख्त दिखने वाला आदमी था, एक शक्तिशाली जमींदार था। गांव में उसकी बात कानून हुआ करती थी, लेकिन उसके धन और प्रभाव ने भी उसे बंटवारे के प्रकोप से नहीं बचाया। एक भयानक रात जब सांप्रदायिक हिंसा की आग ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया तो एक भीड़ घर पर टूट पड़ी। खान परिवार की चीखें, दया की उनकी दलीलें खून की प्यासी भीड़ के शोर में डूब गईं, जो उस रात की भयावहता का एक भयानक प्रमाण थी। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि उन दीवारों के भीतर क्या हुआ था, लेकिन फुसफुसाहट में अकथनीय अत्याचारों, बेरहमी से बुझाई गई जिंदगियों और शांति से वंचित आत्माओं की बातें कही गईं। सालों से भूत बंगले की कहानियां और भी भयानक होती गईं, जो डर और अंधविश्वास से प्रेरित थीं। गांव वालों ने रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। साथ में उन्हें विचित्र आवाजें और संगीत की करुण धुनें सुनाई देती थीं, जो घर की दीवारों से रिसती हुई प्रतीत होती थीं। कुछ लोगों ने तो यह भी कसम खाई कि उन्होंने भूतों को देखा है। उनके चेहरे हमेशा के लिए पीड़ा से विकृत हो गए थे, जो टूटी हुई खिड़कियों से झांक रहे थे। डर इतना व्याप्त था कि कोई भी घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूरज डूबने के बाद। कभी उसके भव्य प्रवेश द्वार तक जाने वाला रास्ता अब कांटों और खरपतवारों से भर गया था, जो उस अदृश्य बाधा का भौतिक प्रकटीकरण था जो उसके चारों ओर खड़ी कर दी गई थी। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। उनकी माताओं की भूत बंगले की कहानियां एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करती थीं। गर्मी की एक उमस भरी शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं तो लड़कों का एक समूह, जिनके सिर भूत बंगले की कहानियों से भरे हुए थे, गांव के किनारे पर इकट्ठा हुए। वे एक मिश्रित समूह थे जो अपनी युवा वीरता और अपने साहस को साबित करने की साझा इच्छा से एकजुट थे। राम था जो समूह का निर्विवाद नेता था। उसकी आंखें एक लापरवाह आत्मविश्वास से चमक रही थीं। उसके बगल में समीर खड़ा था। उसका दुबला पतला शरीर घबराहट की ऊर्जा बिखेर रहा था। तीनों को पूरा कर रहा था अरुण, जो समूह में सबसे छोटा और सबसे डरपोक था। उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया था। लड़कों को हिम्मत दी गई थी। उन्हें भूत बंगले के अंदर एक रात बिताने की चुनौती दी गई थी। हिम्मत उनके साहस की परीक्षा थी, वयस्कता की दुनिया में प्रवेश करने का एक संस्कार। राम, जो कभी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था, आसानी से मान गया। समीर अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद राम के आत्मविश्वास और अपने दोस्तों को प्रभावित करने की संभावना से बह गया था।
हालांकि अरुण बहुत डरा हुआ था। उसने कहानियां सुनी थी, अपने बड़ों की आंखों में डर देखा था, लेकिन वह अपनी आशंका व्यक्त करने, अपने दोस्तों के सामने कायर दिखने से बहुत डरता था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज के नीचे डूबी, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। लड़कों ने भूत बंगले की ओर अपना रास्ता बना लिया। उनके दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहे थे। हवा भारी हो गई, सन्नाटा उनके अपने कदमों की आवाज और झींगुरों की चहचहाहट से ही टूट रहा था। वे घर के जितने करीब पहुंचते गए, माहौल उतना ही ज्यादा दमनकारी होता गया। भूत बंगला उनके सामने मंडरा रहा था, उसका सिलहूट जैसे अंधेरे आसमान पर एक जिगजैग निशान। कभी चमकदार रहा मुखौटा अब क्षय का कैनवास था। प्लास्टर गिर रहा था, जिससे नीचे की संरचना की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। खिड़कियां एक शिकारी की आंखों की तरह उनकी हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत होती थीं। राम ने हिम्मत दिखाते हुए चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। उसके जंग लगे कब्जे विरोध में कराह उठे। घर तक जाने वाला रास्ता मातम और कांटों से घिरा हुआ था। हवा में सड़ांध और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, बगीचे में एक ठंडी हवा चली, जिससे पेड़ों की पत्तियां उड़ने लगीं। लड़कों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। घर से निकलने वाली भयावहता के सामने उनकी बहादुरी डगमगाने लगी। राम ने अपनी बढ़ती बेचैनी को छिपाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ दहलीज पार की और घर में घुस गया। अन्य दो लड़के एक पल के लिए हिचकिचाए। उनकी नजरें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं, इससे पहले कि वे उसके पीछे पीछे अंदर चले जाएं। उनके पीछे दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए।